जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? जी, क्या हाल है स्टूडेंट्स? आपके ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, आपको तो ना आज और कल जो है वो 2 स्पेशल सेशन है और परसों फिर हम लोग उसकी एक ओवरऑल रिवीजन की तरफ जाएंगे। तो ये 3 डेज के जो लॉन्ग सेशन रखे गए हैं, इनका स्पेशल पर्पस ही बेसिकली आप लोगों के एक तो चैप्टर में 14-15 को मैं आज कोशिश करके वाइंड अप कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला, ताकि आपका कल मॉक हो जाए और मॉक के बाद फिर मॉक डिस्कशन और प्लस कोई जो आपकी रिवीजन है वो हो जाए। क्योंकि ये स्पेशल जो अरेंजमेंट्स हैं ये आउट ऑफ रूटीन लेक्चर है। बेसिकली रमजान में इस तरह के जो लॉन्ग सेशंस होते हैं वो इतने इजी नहीं होते किसी के लिए भी, नाइदर फॉर स्टूडेंट्स और टीचर्स। लेकिन अब नीड ऑफ द आवर समझ लें आप, दे वांट टू वाइंड अप दिस सेशन। ईद आ जाएगी आगे, ईद की हॉलीडेज देंगे तो फिर एग्जाम आने का कहीं हो जाएगा आपका। सो दिस इज व्हाई इन फैक्ट दे जस्ट वांट टू वाइंड अप बिफोर दिस कमिंग ईद। तो इंशाल्लाह ताला कोई नहीं, उसमें फिर आप लोग आज 2 to 3 मिनट्स के अंदर हम अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर में 14 बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्योंकि ये वाही चैप्टर ऐसा है अदर देन चैप्टर नंबर 5, यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 14 ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से एमसीक्यूज जब बनते हैं तो थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी उतनी अच्छा आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपका जो ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 14, इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की एक रिवीजन भी हो थोड़ी सी और डिटेल भी हो जाए, ताकि इनके अंदर से आने वाले एमसीक्यूज को हम अच्छे से डील कर पाए। तो आप लोग जस्ट 5 मिनट्स काइंडली वेट कीजिएगा, 5 मिनट्स होल्ड पे रहिएगा 5 मिनट्स। तो मैं फिर अब इसका प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ टॉपिक।
जी, now dear students, now voice clear? अच्छा बताइए, आवाज अब आ रही है आपको? क्लियर आवाज? चले, मैं फिर टैब पे इसको स्विच कर रहा हूँ क्लास को, ताकि मैं फिर वाइट आई मीन स्क्रीन भी आपकी यूज कर सकूं। डायग्राम ड्रॉ करनी है, कैलकुलेशंस करवानी है मैंने। Okay, tell what was in online class. जी डियर स्टूडेंट, मैं स्विच कर रहा हूँ टैब पे। ठीक है, टैब पे ज्वाइन करता हूँ मैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको स्क्रीन व्यू और वॉइस क्लियर है ना?
आपको स्क्रीन व्यू भी क्लियर है और स्क्रीन और वॉइस भी क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम स्टूडेंट जो हैं एक बार मुझे यहाँ यस और नो का मैसेज कर दें कि आप लोगों को व्यू और वॉइस क्लियर है, फिर हम चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर आज हम चैप्टर 14 को थोड़ा सा रीकैप करते हुए उन बच्चों के लिए जिनका चैप्टर 14 का स्टार्ट मिसिंग था और साथ चैप्टर 14 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। एक कंप्लीट टॉपिक है, तवज्जो से सुनिएगा, सीखने वाला टॉपिक है। जब कोई कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता है, कोई भी कंट्री, तो जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक हम एक्सपोर्ट करते हैं जिसको हम एक्स कहेंगे, और एक हम इंपोर्ट करेंगे जिसे हम एम कहेंगे। एक्स एक्सपोर्ट के बदले दुनिया हमें पेमेंट करेगी और हम उसको रिसीव्स कहेंगे आर, और इंपोर्ट के बदले हम पेमेंट करेंगे जिसको हम लिखेंगे पी। तो ये बेसिकली गेम है इन कंपोनेंट्स की। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा शोर मचाते रहे शुरू में, वैसे तो वो वैसे ही शोर बहुत मचाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे। शोर तो डे 1 से क्या बल्कि डे 0 से शुरू कर दिया उन्होंने, धरने के अंदर ही शोर मचाना, और कुछ अरसे के बाद पता चला कि सिर्फ शोर ही शोर है। जो ट्रेड होती है वो दो तरह से है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल और इनविजिबल। विजिबल कहते हैं हम गुड्स को, और इनविजिबल हम कहते हैं सर्विसेज को। अब तरीकाकार ये होता है कि हर कंट्री एनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, हर कंट्री एनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा
receipts, yeah, Animal. Yeah. It is animal receipt. or payments. हर कंट्री receipts काम खत्म हो गया ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रिसीट्स और पेमेंट्स की एंट्रीज करते जाएंगे। एट द एंड और टोटल सीट्स और टोटल पेमेंट्स उसको चेक किया जाएगा। ऑप्शंस क्या आएंगी, ऑप्शंस ये हैं, टोटल सीट्स टोटल पेमेंट से ज्यादा होगी, या टोटल सीट्स टोटल पेमेंट से कम हो जाएगी। टोटल सीट या तो टोटल पेमेंट से ज्यादा होगी या टोटल सीट्स कम हो जाएंगी हमारी पेमेंट से। इसको सरप्लस कहेंगे और इसे डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है बर्डन। डेफिसिट का मतलब है कि हमें ज्यादा पे करना है, इसका मतलब हम पर बर्डन है। बर्डन होने की दो रीजंस हैं। मेरा ख्याल आप सुन पा रहे हैं तो आपको समझ भी आ रही होगी। अगर आपको रिसीट्स कम हो रही हैं तो दो रीजंस हो सकती हैं, या तो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है, क्योंकि या तो हम चीजें ही कम बेचते हैं और ज्यादा खरीदते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हमारी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से कम है, या हम सस्ती चीजें बेचते हैं और महंगी चीजें खरीदते हैं। लाइक फर्ज करें हम एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल की, इंपोर्ट करते हैं फिनिश गुड्स। आप मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट्स,
अगर कॉटन एक्सपोर्ट की जाए और शर्ट्स डायरेक्ट प्योर फाइन शर्ट्स इंपोर्ट की जाएं, देन विच वन वुड बी एक्सपेंसिव, शर्ट और कॉटन? विच वन वुड बी एक्सपेंसिव, शर्ट और कॉटन? शर्ट्स। आप खुद सोच लें कि अगर आप कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शर्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट दैट डिवाइस। तो आप खुद सोचें कि जब आप शर्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे तो पेमेंट तो नहीं मिलेगी ना आपको अच्छी। तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो एडवर्स होगा कि नहीं होगा? तो यहां से फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है बल्कि इससे पहले हम देखते हैं, अगर वो पूछ ले एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, समटाइम ये उसमें आ जाता है एमसीक्यूज में, द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी इज व्हाट, ए बी कर लेते हैं। जस्ट याद रखें कि अगर अगर विजिबल आइटम जस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल दोनों हो जाएं रिकॉर्ड, तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्योंकि अगर अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट ही सिर्फ विजिबल आइटम ही रखी जाएंगी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर विजिबल और इनविजिबल दोनों रिकॉर्ड कर ले जाएं तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट।
बैलेंस स्टेटमेंट दो तरह का होता है जी। एक करंट अकाउंट खसारा, आप अक्सर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिल्लाते हुए सुना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया जी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया जी, करंट अकाउंट ये करंट अकाउंट होता ही रहा है वो साइड में भी। और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसका इम्पैक्ट विद इन अ ईयर हो। आपका जो फिस्कल ईयर्स होते हैं, अगर आप उसके अंदर अंदर उसका इम्पैक्ट आएगा तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। जबकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल अकाउंट एंट्रीज होती हैं, जिनका इम्पैक्ट वन ईयर हो। ठीक है जी, तो जिनका इम्पैक्ट मोर देन वन ईयर वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे, लेस देन वन ईयर में होगा तो करंट अकाउंट में आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा या किसी भी कंट्री की रीजन क्या हो सकती है जी, उसकी क्या वजह होती है कि उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में जा रहा है। कई रीजन हो सकती हैं जी इसकी, मतलब एक रीजन तो ये हो सकती है इसकी, बड़े कॉमन रीजन है। लेस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक तो ये हो सकता है कि इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ना हो, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फिर शायद मुझे रोते रहेंगे। क्या वजह हो सकती है? इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप। एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके मुल्क में, अगर आप बिजली गैस नहीं देंगे इंडस्ट्रीज को। अगर आप पर टैक्स बर्डन होगा तभी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ वेजेस ज्यादा हैं
ऑयल प्राइसेस ज्यादा हैं, इनपुट्स एक्सपेंसिव हैं, तो प्रोडक्शन कम होगी। एग्री करते हैं आप लोग इससे? जी फीना, आप एग्री करती हैं? क्यों जी मुदस्सिर साहब, एग्री करते हैं आप लोग भी? मंसूर साहब ने एग्री करना ही करना है, पीटीए की गवर्नमेंट की बात होगी तो आप तो करेंगे करेंगे एग्री। वो नहीं हमारे आए आज, क्या नाम था, वो छोटू गैंग इलाके के, राजनपुर के लोग नहीं आए आज। दूसरी साइड हो सकती है, एडवर्स होने की दूसरी वजह क्या हो सकती है? हैवी इंपोर्ट्स, यानी कि आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ज्यादा? डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड। कुछ लोग होते हैं जो बड़े शौकीन होते हैं, ये इंपोर्टेड गुड्स ही परचेज करनी है। अगर आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तभी आप इंपोर्ट ही करेंगे हर हाल में। अगर आपने बिजली भी पेट्रोल से बनानी है, गाड़ियां भी पेट्रोल से चलानी है, पेंट में भी पेट्रोल इस्तेमाल करना है, हर जगह आपने पेट्रोल यूज करना है, तो फिर इंपोर्ट तो बिल बढ़ेगा। राइट जी। ये वो रीजंस हैं जिनकी बेस पे हम समझते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, कम है, और इंपोर्ट ज्यादा होंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका तबाह हो जाएगा। ओके okay? वो कहता है कि हाउ टू इम्प्रूव दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। चेक हाँ वेट ना व्हाट white and ये white no need I have asked Philippine अरे बेटा let me take class हाँ ये खाना बनना है इससे नो टाइम। आपको पता नहीं जी, वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी सी ये जो डेवल किस्म के किड्स होते हैं,
हेलो, इसको कहता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर बैलेंस ऑफ। अच्छा, ये सीखना है जी थोड़ा सा, बाकी तो जनरल हो गया। ये सबसे टेक्निकल एरिया है इस चैप्टर का। एक है नॉन मॉनेटरी मेजर्स, और सेकंड है मॉनेटरी मेजर्स। नॉन मॉनेटरी कहते हैं बाय गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट। नॉन मॉनेटरी होते हैं जी जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। वो है, सबसे पहला काम तो आप ये करें, टैरिफ। टैरिफ कोई बताएगा क्या होता है टैरिफ? कौन बताएगा टैरिफ क्या होता है? जी, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। क्या फायदा होगा जी इसका? टैरिफ लगाने से क्या फायदा होगा हमें? सपोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इम्पोज टैक्स और इंपोर्ट, तो क्या बेनिफिट होगा इसका? मंसूर ने कहा एक तो बेनिफिट है रेवेन्यू का, और शाबाश। फैजान ने कहा जी मंसूर ने कहा रेवेन्यू बढ़ेगा, एग्जैक्टली। और सेकंड, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होंगी और कम हो जाएंगी, तो हमारा टारगेट अचीव होगा ना कि हमारी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो रही है और इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं। तो यही गवर्नमेंट चाहती थी। देखें, शाबाश। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनकरेज होगी। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। फर्ज करें दुनिया से चीजें आ रही थी 100 रुपए की, प्री टैरिफ। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैरिफ इंपोज कर दिया। और चीजें हो गई। गवर्नमेंट टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा, चीजें महंगी हो गई। पहले हम QD 1 कर रहे थे, महंगी हो गई।
क्यूडी और कम हो गई। लोकल प्रोडक्शन पहले इतनी हो रही थी, अब प्रोडक्शन बढ़ गई। फायदा हुआ कि नहीं हुआ जी? जी सर, टैरिफ का इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? देखे ना, अगर ये जो गाड़ी आती बाहर से 4-5 लाख रुपए की, गवर्नमेंट इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया टैक्स लगा दे तो गाड़ी हो जाएगी 1 करोड़ 4 लाख की, तो नहीं खरीदेंगे फिर हम। ये जो गारमेंट्स आते हैं बाहर से 10,000 का 5,000, इसके ऊपर गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया टैक्स लगा दे तो जूते आए ना 2 करोड़ के, तो देखता हूँ कितने लोग लेते हैं फिर। दुनिया नहीं बाय करेगी ना। ये जो आप जाके देखे ना बाजारों में आजकल ईद शॉपिंग में जो खवातीन पागल हुई है, फीमेल स्टूडेंट से रिस्पेक्ट के साथ मादर से, ये जो आके देखें बाहर जो बाजारों में, अगर ये तमाम इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर आप टैरिफ कर देंगे तो लोकल चीजें सेल होंगे ना फिर। अभी जो लोग मर जाते हैं इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो ये इम्पैक्ट है उसका टैरिफ का। दूसरा तरीका होता है इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा फिक्स क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। कोटा का क्या फायदा होता है? आप एक फिक्स क्वांटिटी जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, तो अगर आप इंपोर्ट करने से बाज ना आए तो गवर्नमेंट इंपोर्ट कोटा फिक्स कर सकती है, जिससे क्या फायदा होता है कि बेटे कर सब टाइम है जस्ट क्विकली। तो फिक्स क्वांटिटी अगर इंपोर्ट की कर दी जाएगी तो लोग फिर उससे ज्यादा ना होंगी ना इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक ये भी तरीका होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशंस करें। ये वाली डायग्राम देखिए, नहीं फिर डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी जी समझाने के लिए। तो ये डिमांड और सप्लाई थे मंसूर भाई।
फर्ज कर लें कि ये आपकी वर्ल्ड प्राइस थी, अब अगर गवर्नमेंट ये है प्री टैक्स, ठीक है जी, वर्ल्ड प्राइस गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, क्या हो गया? प्राइस बढ़ जाएगी। पहले इतनी डिमांड और इतनी सप्लाई थी, बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो गई, लोगों ने डिमांड कम कर दी, लोकल प्रोडक्शन बढ़ गई। डन। तीसरा तरीका होता है एक्सपोर्ट प्रमोशंस का। इंसेंटिव्स दें, स्कीम्स अनाउंस करें, एक्सपोज लगाएं, प्रमोट करें अपनी एक्सपोर्ट्स को, उनको लोगों को इंसेंटिव देंगे, जनाब अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, उसके लिए स्कीम्स अनाउंस की जाएं। टैक्स हॉलिडेज अनाउंस की जाएं। तो ये सारे काम करने से आपके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे। और आखिरी स्टेप होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। मंसूर भाई समझ आ गया वो पॉइंट आपका? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें इंपोर्ट अल्टरनेटिव्स की। इंपोर्ट अल्टरनेटिव की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट अल्टरनेटिव्स। इंपोर्ट अल्टरनेटिव बनाएं आप, वो चीजें जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं आज, उनके आपको इंपोर्ट रोकनी है तो उसके अल्टरनेटिव बनाएं। जैसे आपने देखा होगा सीएनजी, सीएनजी अगेंस्ट ऑयल हमने बनाया है। पेट्रोल को सीएनजी के और सीएनजी को पेट्रोल के तौर पे यूज किया जा सकता है, इससे आपकी इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। यहां तक समझ आए पॉइंट्स?
दूसरा है जो आपको बताया था वो है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में क्या क्या हो सकते हैं जी? दूसरे हैं हमारे पास मॉनेटरी मेजर्स के अंदर। मॉनेटरी मेजर में क्या क्या होता है हमारे पास? मॉनेटरी मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज रेट, अच्छा ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपने अपने माइंड में एक बात रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज एक्सपोर्ट। ये अपने माइंड में रख लें सारे स्टूडेंट्स। एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स और डिक्रीज इंपोर्ट, ताकि इंक्रीज हो हमारी रिसीट्स और डिक्रीज हो हमारी पेमेंट्स। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब हम चलते हैं टॉपिक पे। हाँ, depreciation of domestic currency।
अपनी करेंसी की वैल्यू कम करें। इसका क्या इम्पैक्ट होगा पहले देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, डिवैल्यूएशन होती क्या है, ये सारा कुछ क्या है। डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन। Fall in value of domestic currency by demand and supply या बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। अगर डिमांड एंड सप्लाई से कम होगा तो उसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और अगर वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से कमी आएगी उसे बोलेंगे डिवैल्यूएशन। सवाल ये पैदा होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। ये थोड़ा सा समझने की बात है। जो बच्चे समझना चाह रहे हैं, गौर से सीखना चाह रहे हैं, इस बात को मैं सिखाने लगा हूं। आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, अप टू यू। यकीन जानिए बहुत से लोग अलग से मुझे ये फी पे करते हैं इसकी समटाइम, ये इसका एक्सचेंज रेट समझने के लिए। ये बड़ा एक्चुअली एनालिसिस के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट सुने। इम्पैक्ट एक है बिफोर डेप्रिसिएशन, ये जो इमरान खान साहब रोते रहते हैं ना, इसके लिए वो यही है जो मैं बताने लगा हूँ। बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर डेप्रिसिएशन। बिफोर और आफ्टर डेप्रिसिएशन। सपोज पाकिस्तान रुपी जो है वो 100 रुपीज का डॉलर है, ये बिफोर डेप्रिसिएशन है। और अगर डॉलर 150 का हो जाए, सॉरी डॉलर जो है वो 150 रुपीज का हो जाए,
ये बिफोर और ये आफ्टर है। अब ये रिप्लाई आपने करना है मुझे। इंपोर्ट ऑफ, एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज, एक सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स जरा होल्ड कीजिएगा, मंसूर भाई एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ $1 विल कॉस्ट इन पाक रुपीज 100, यानी कि हम $1 की शॉपिंग करेंगे तो कितने की होगी? 100 रुपीज की। और एक्सपोर्ट ऑफ ₹100 विल कॉस्ट $1 इन यूएस। अमेरिका में हमारी चीजें 100 रुपए के हिसाब से जाएंगी तो $1 की शॉपिंग होगी 100 रुपए की, और अगर हम पाकिस्तान में $1 की शॉपिंग करेंगे तो हमें 100 रुपीज पे करना पड़ेगा, उन्हें $1 पे करना पड़ेगा, हमें 100 रुपीज। अब कंट्रास्ट में चले जाते हैं। आफ्टर डेप्रिसिएशन, अब डॉलर कर दिया हमने 150 रुपीज का। ये स्टूडेंट सिर्फ 5 मिनट्स के लिए होल्ड कीजिएगा, 5 मिनट्स के लिए प्लीज।
हेलो जी। अब अगर हम डेप्रिसिएशन करते हैं डॉलर की, हम डॉलर 150 का कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ डॉलर विल कॉस्ट रुपीज 15 पाकिस्तान एंड export of $150 $1 in US। क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हुई है, चीपर हुई, क्या हुआ है? एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट एक्सपेंसिव। एक्सपोर्ट चीपर और इंपोर्ट एक्सपेंसिव। मुझे बताएं, ये पॉइंट समझ आया आपको कि एक्सपोर्ट कैसे चीपर हुई और इंपोर्ट कैसे एक्सपेंसिव हुई? सर देखे ना, जो चीज $1 की मिलती थी हमें 100 रुपए में, अब वही $1 की चीज हमें 150 रुपए मिल रही है। और जो चीज हम एक्सपोर्ट करते थे $1 की 100 रुपए के बदले, अब हम 150 की सेल करते हैं तो $1 मिलता है। एक्सपोर्ट हमारी चीपर हो गई और इंपोर्ट हमारी एक्सपेंसिव हो गई। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, मतलब बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, और से देखें। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी किचन शेल्फ, और इंपोर्ट कम हो जाएगी हमारी। इसका इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी हमारी। हम यही चाह रहे थे ना, हमारा अल्टीमेट टारगेट भी यही था। हम चाहते भी यही थे कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े और इंपोर्ट हमारी कम हो जाए। तो डेप्रिसिएशन करने से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, इंपोर्ट हमारी कम हो गई। J curve, impact of import of devaluation। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। हाँ बस देखो बेटा, डोंट मेक नॉइस ना। इम्पैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन on balance of payment of a country in long run।
हाँ मंसूर, देखें आपने सही पूछा है कि इसीलिए हमने अपनी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अ, मतलब इसको कैसे कहा जा सकता है, इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी बन सकती है कि अगर एक शख्स है उसका मुंह लाल सा है, तो आप भी मारे जाएं, अपने मुंह पे थप्पड़ मारे जाओगे, वाह वाह मैं भी लाल हो गया हूँ, तो वो नहीं ना होगा। वो जो पिंकिश रेडिश नेचुरल है वो नेचुरल है। करेंसी की वैल्यू कम करना बगैर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे ही है कि जैसे मुंह पे थप्पड़ मार के लाल करने की कोशिश करना। सर नहीं, इसकी बहुत सारी रीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या खाली डेप्रिसिएशन करने से मसले हल होते हैं कि नहीं होते? नो, बिल्कुल नहीं होते हैं। अब वो कहता है कि जी डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है करेंसी के ऊपर, जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ठीक है। अब सुने जरा गौर से, मुझे एक बात बताएं, बाय डिवैल्यूएशन क्या होगा जी? बाय डिवैल्यूएशन ऐसे देखिए, बाय डिवैल्यूएशन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा। लेकिन अब थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज तमाम स्टूडेंट। एक्सपोर्ट चीपर तो हो गई, लो रेट तो हो गई, लो प्राइस तो हो गई, इसका क्या मतलब है? हमारा वैसे एक्सपोर्ट स्टॉक तो कम है कि ज्यादा है? पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्या है, हाई है कि लो है? बताएं, विद लो एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्या होगा? चीजें सस्ती कर रहे हैं, एक्सपोर्ट वॉल्यूम पहले लो है, बताएं इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? एक्सपोर्ट वॉल्यूम पहले ही कम है, ऊपर से उसको उसकी प्राइस भी कम कर दी आपने, तो क्या होगा, इनकम ज्यादा आ गई या कम आएगी? यस, रिसीट्स फॉल कर जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई और पहले ही ज्यादा इंपोर्ट है आपकी, हाई इंपोर्ट वॉल्यूम, उससे क्या होगा? पेमेंट क्या होगी, ज्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? पहले ही वॉल्यूम ज्यादा, ऊपर से एक्सपेंसिव कर दिया आपने, पेमेंट बढ़ जाएगी। तो सर इससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है
क्या होगा वो? फर्दर डेफिसिट नहीं होगा? डेफिसिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताएं। डेफिसिट और बढ़ नहीं जाएगा सर? डेफिसिट और नहीं बढ़ जाएगा सर? तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन आप फिर भी डिवैल्यूएशन किए रखें, करेंसी की वैल्यू कम किए रखें। तो जब करेंसी की वैल्यू कम किए रखेंगे आप करेंसी की वैल्यू को नहीं बढ़ने देंगे, लो ही रखेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? लोग आपसे चीजें खरीदना शुरू करेंगे क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट सस्ती है। तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा। चूंकि इंपोर्ट एक्सपेंसिव होंगी बहुत ज्यादा, लोग आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे लॉन्ग रन में, रिसीट्स बढ़ेंगी, पेमेंट्स कम होंगी, तो बैलेंस टू पेमेंट विल इम्प्रूव, बैलेंस टू पेमेंट बेहतर होगा। इसको अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें, हम फर्ज करते हैं कि जनाब पाकिस्तान का बैलेंस टू पेमेंट 2010 में 10 बिलियन था, नेगेटिव डेफिसिट था हमारा। हमने डेप्रिसिएशन की, 2011 में डेफिसिट 15 बिलियन का हो गया, क्योंकि हमने कहा कि इमीडिएटली जो डेफिसिट होता है और बढ़ जाता है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा? लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में अच्छा जी, चलो मैं इसको 15 मिनट्स में ट्राई करता हूँ पूरी करने की। अब जो होना था वो हो गया, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन इसको मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखें ग्रेजुअली क्या होगा बैलेंस टू पेमेंट आपका? तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो इट लुक्स लाइक
It looks like J curve. I could draw straight line. I hate it get done. देखे ना ये Yeah. नमाज I need to know. नमाज बेटे नमाज आई विल ऑफर आफ्टर क्लास। तो ये हमारे पास जे कर्व है जिसका इम्पैक्ट क्या था, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वर्स्ट होता है डिवैल्यूएशन करने की वजह से, लेकिन जब लोग लॉन्ग रन में देखते हैं कि यार ये चीजें तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई इंपोर्टेड गुड्स, तो लोग डोमेस्टिक गुड्स की तरफ चले जाते हैं, और चूंकि एक्सपोर्ट्स हमारी चीप हो जाती हैं तो चीपर होने की वजह से लोग ज्यादा हमसे ही परचेज करते हैं, जिससे हमारी रिसीट्स या रिसीट कम थी पेमेंट से, तो यहाँ हमारी रिसीट पेमेंट से फिर ज्यादा हो जाती है। इसे कहते हैं जे कर्व। अब इसका जो लास्ट सेगमेंट है, आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 10 to 15 मिनट्स प्लीज, वो ये है कि हम क्यों करते हैं डिवैल्यूएशन, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, उसकी प्री कंडीशंस क्या है। $1 to ₹150 होता क्यों हो, करते क्यों है, ये सारी स्कीम है क्या। पाकिस्तान अपनी करेंसी की वैल्यू कम कैसे रख सकता है, अगर हम चाहते हैं कि अपनी करेंसी की वैल्यू थोड़ी हम कम रखें, तो वो ये है कि स्टेट बैंक बफर स्टॉक करता है। मतलब ये डिमांड फॉर डॉलर है, सप्लाई ऑफ डॉलर है, फर्ज कर लें ये $1 ₹100 का है। अगर स्टेट बैंक डॉलर मार्केट से उठा ले, क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ने से $1 110 का हो गया, बोले तो डॉलर की सप्लाई भी तो चेंज की जा सकती है।
अगर डॉलर 100 रुपीज का है तो स्टेट बैंक ये डॉलर बाय कर लेगा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ डॉलर कम हो जाएगी। जब सप्लाई ऑफ डॉलर कम हो जाएगी इस तरीके से मार्केट सप्लाई ऑफ डॉलर कम होगा, ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। हाँ जी, व्हाई टू डिवेल्यू इट? इसका मतलब ये है कि हम डिवैल्यूएशन करते क्यों हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। ऑब्जेक्टिव्स। क्या वजह है कि हम डिवैल्यूएशन करते हैं जी? एक, एक तो ये कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें पता है कि जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट चीपर हो जाती है, और एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। और दूसरा है टू रिड्यूस इंपोर्ट्स। क्योंकि इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो लोग कम बाय करेंगे। टू ओवरकम डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम करने के लिए भी हम डिवैल्यूएशन करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चाहते हैं प्रोटेक्ट हो। सारी दुनिया इंपोर्टेड चीजें बाय करेगी तो लोकल चीजें कौन बाय करेगा? हर बंदा इंपोर्टेड गुड्स बाय करेगा तो लोकल इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी ना सारी। तो ये एक तरीका कार होता है डिवैल्यूएशन का जरिए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पैदा होता है जो कि लास्ट पॉइंट है मेरा आज का। ये डिवैल्यूएशन करने से अगर सारे मसले हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के मसले हल क्यों नहीं हो रहे? कौन बताएगा जी? अगर डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन के ये टारगेट सॉल्व हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे? हम भी तो इतनी डिवैल्यूएशन करते हैं, कहाँ डॉलर 150 का पहुंचाया, मोर देन 150। तो उसकी इसका मतलब प्री कंडीशंस होती हैं कुछ।
pretty writing. They can understand the writing. Preconditions of devaluation. पहली शर्त तो ये है कि उस कर्जे पे नो डेट हो। कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर आप पे कर्ज हुआ, आप पर डेट हुआ, कर लो बेटा, कंप्लीट होगा। एक तो ये कि अगर आप पर पहले से कर्ज हुआ ना, फर्ज कर लें आप पर डेट है $100 का, $100 बिलियन का, सॉरी, सपोज आप पे कर्ज है पहले $1 बिलियन का, तो इसका मतलब वो 100 बिलियन का कर्ज होगा। क्यों जी? तो डिवैल्यूएशन हो जाए तो डॉलर का 150 का हो गया, तो कर्ज आपका हो जाएगा $1 बिलियन का। तो $1 बिलियन का बैठे हुए डेट आपका कई गुना बढ़ जाएगा। पहली शर्त तो ये है कि आप पर कोई डेट नहीं होना चाहिए। अगर आप पे फॉरेन डेट होगा, पहले से कर्ज मौजूद होंगे आप पर, आप ऊपर से डिवैल्यूएशन कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शुगर के पेशेंट को आप रसगुल्ले खिला दें, गुलाब जामुन खिला दें। एक्सपोर्ट सरप्लस होना चाहिए आपके पास। जब चीजें सस्ती हो तो चीजें बेचने के लिए होनी भी चाहिए। अगर आप चीजें सस्ती कर रहे हैं, लो प्राइस ऑफर कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन कर लिया आपने, एक्सपोर्ट चीपर हो गई आपकी, लोग आपसे चीजें मांगने आएंगे, तो फिर याद रखें आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। अगर आपका एक्सपोर्ट हुआ ही कुछ नहीं, लाइक पाकिस्तान, डॉलर कितना लो भी कर लिया, एक्सपोर्ट फिर नहीं बढ़ी, वजह क्या हुई? क्या आपका एक्सपोर्ट करने के लिए था ही कुछ नहीं। और तीसरा क्या है? इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। आपके पास इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए आपके पास। आप जितनी मर्जी आप इंपोर्ट महंगी कर लें, अगर आपके पास लोकल चीजें मौजूद ही नहीं होंगी तो लोग फिर मजबूरन इंपोर्टेड महंगी गुड्स ही खरीदेंगे ना। आपने इंपोर्ट महंगी की है तो आप साथ चीजें भी दें लोगों को सस्ती लोकल। आप कहेंगे लोकल चीजें कोई नहीं है, लेकिन इंपोर्ट हमने बड़ी महंगी कर दी है, तो लोग क्या करेंगे? लोग फिर इंपोर्टेड ही बाय करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये 3 प्री कंडीशन है जी हमारी, कि हम पर कोई डेट ना हो, एक्सपोर्ट सरप्लसेस हमारे पे पहले से मौजूद हो, और इंपोर्ट के ऑल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद हो, ताकि जो ही इंपोर्ट महंगी हो लोग लोकल चीजों की तरफ आए। तो लोकल चीजें मौजूद होनी चाहिए बेचने के लिए। ये था जी आपका चैप्टर नंबर 14।
चलें ठीक है, इंशाल्लाह जी फिर यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो ठीक है, वरना फिर अप टू यू। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपके साथ हूँ। एंड इफ यू वांट टू क्विट देन यू कैन क्विट। ठीक है। This is innocent anybody. Why now I still tested it?